नाश्ता करते हुए एकांशी अपनी यादों से निकलकर सोचती है, उस वक्त वो कितने अच्छे लगे थे, लेकिन ना उस वक्त मेरी तरफ देखते थे और ना ही आज देखते हैं। सोचते हुए एकांशी अपना नाश्ता खत्म करती है और अपने प्लेट को साफ कर अपने कपड़ों और टेबल पर बचे नाश्ते को देखती है। उसे ख्याल आता है कि ये सारी चीजें लाने को राघव जी से अयांश ने ही तो कहा होगा ना, लेकिन उन्हें मेरी चिंता क्यों है। सोचते हुए ही एकांशी की आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो खुशी से चलते हुए हॉल में रखे सोफे तक जाकर टूटे कप को उठाने लगती है। इधर अयांश राघव के साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है और एक टेबल पर बैठकर किसी का इंतजार करने लगता है। राघव अयांश के चेहरे पर परेशानी देखकर कहता है, सर क्या कोई आने वाला है? मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं कि आज सुबह सुबह ही आपकी कोई मीटिंग हो। राघव की बात का अयांश कोई जवाब नहीं देता और अपने फोन को उठाकर एक कॉल लगाता है। तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारा ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा। मुझे टोंट मारने से पहले खुद टाइम की कदर करना सीख लो। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आती है, जस्ट शट अप, मैं रेस्टोरेंट में ही हूँ, अपने पीछे देखो। फोन पर बात सुनकर अयांश पीछे देखता है। वहाँ व्हाइट जींस और टॉप के ऊपर पर्पल रंग का कोट और पैर में हाई हील्स पहने एक लड़की खड़ी होती है। उसने अपने बालों को समेटकर एक पोनी बना लिया होता है और चेहरे पर ढेर सारा मेकअप लगाकर अकड़ मुस्कुरा रही होती है। अयांश एक नजर उसे देख अपने असिस्टेंट को देखता है, जिससे राघव अपनी जगह से खड़ा होकर उस लड़की के पास जाता है और उसे ग्रीट करते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग मिस नैनिका, आप वेगस से कब लौटी? क्या आपका काम वहाँ अच्छे से हो गया? नैनिका राघव को एक नजर देखकर मुस्कुराती है और बिना कोई जवाब दिए अयांश के करीब जाकर खड़ी होते हुए कहती है, मुझे लगा था तुम मेरे लिए अपनी जगह से खड़े होगे, लेकिन तुम्हारे एटीट्यूड से मैं बहुत इंप्रेस हुई। अयांश बिना नैनिका की ओर देखे सख्त लहजे में कहता है, क्या मैं तुम्हें इंप्रेस करने यहाँ आया हूँ? अपनी गलतफहमी को कम करो और जो भी बात करनी है जल्दी करो, मैं तुम्हें 10 मिनट का वक्त देता हूँ। अयांश का लहजा सुन नैनिका को थोड़ा गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो अपने गुस्से को नियंत्रित करते हुए एक चेयर पर बैठकर कहती है, बीते दिनों अपनी और उस लड़की का क्या नाम था? अपने दिमाग पर जोर देते हुए हाँ एकांशी के बारे में चल रहे न्यूज़ और अपनी शादी के बारे में क्या कहेंगे आप? मिस्टर अयांश आदित्य, अगर आप भूल गए हैं तो आपको याद दिला दूं कि आपने मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। क्या आप इसका मतलब समझते हैं? अयांश गुस्से से नैनिका को घूरते हुए बोला, मुझे बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छे से सब समझता हूँ। नैनिका हंसते हुए बोली, सब समझते हुए भी आप उस लड़की के बहकावे में आ गए, ऐसा क्या कर दिया था उस लड़की ने? क्या कोई नशे की पिल्स दी थी आपको? मैंने अपने असिस्टेंट से पता करवाया है, वो कोई पुअर फैमिली से बिलोंग नहीं करती, ऐसे और रुतबे में वो आपसे या मुझसे कम नहीं है। फिर वो आपको अपने बेड तक क्यों ले गई? आपको देख के ऐसा लगता नहीं कि आप उसके करीब जाना चाहते थे? क्या उसे अमीर और फेमस बैचलर लड़कों के साथ सोने में मजा आता है? सारी अमीर लड़कियां अच्छी नहीं होती, कुछ उस एकांशी की तरह अयांश भी होती है। नैनिका की बातें सुनकर एकांशी के लिए दिल में कोई भी जज्बात न होने के बावजूद अयांश को अच्छा नहीं लगता। उसके आंखों के आगे एकांशी का बाल सुलझाना याद आने लगता है, जिससे वो खड़ा होते हुए सख्त लहजे में कहता है, अगर तुम्हें उस लड़की के बारे में गॉसिप करनी है तो अपनी तरह किसी के साथ करो, मेरे पास तुम्हारे जितना फालतू वक्त नहीं है कि मैं लोगों के कैरेक्टर पर कमेंट करता फिरूं। अयांश को सख्त लहजे में बोलता देख नैनिका अपने अंदर चल रहे तूफान को नहीं रोक पाती और उठ खड़ी होकर अयांश के गुस्से से वाकिफ होने के बाद भी कहती है, आप मुझ पर इस तरह नहीं चिल्ला सकते, उस लड़की के साथ बिताई गई रात की कीमत आपको चुकानी होगी। याद है कॉन्ट्रैक्ट में आपने ये मेंशन कराया था कि अगर हम में से कोई भी दूसरे की धोखा देगा तो वो अपनी कंपनी का 51% शेयर धोखा खाए इंसान के नाम कर देगा। या तो उसे डाइवोर्स दे दो या फिर पेपर रेडी आप करवाओगे या फिर मैं तय करके मुझे मैसेज कर देना। इतना कहकर नैनिका अपने पर्स को टेबल से उठाकर रेस्टोरेंट से बाहर चली जाती है और अयांश गुस्से में अपने पीछे खड़े राघव से कहता है, मुझे बड़े पापा के पार्टी की सीसीटीवी फुटेज आज शाम तक किसी भी हाल में चाहिए। अयांश के गुस्से से डरते हुए राघव जी सर कहता हुआ ऑफिस चलने के लिए पूछता है। अयांश बिना कोई जवाब दिए रेस्टोरेंट से निकल जाता है और कार में बैठ फुल स्पीड में कार को अपने ऑफिस की ओर ले जाने लगता है। राघव अयांश को जाता देख सोचता है, ना जाने अब ये नैनिका क्यों आ गई? मैंने तो पहले ही कहा था कि मत करो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन अपने असिस्टेंट की सुनता ही कौन है? ना जाने मिसेस आदित्य का क्या होगा? ये नैनिका अपना मकसद पूरा करके रहती है। इतना सोचकर राघव सीसीटीवी का फुटेज इकट्ठा करने के लिए निकल जाता है। उधर कार को चलाते हुए अयांश को नैनिका की एकांशी को एक अय्याश लड़की कहना याद आ जाता है, जिससे वो कार झटके के साथ रोक देता है और अपने फोन को निकालकर राघव को कॉल लगाकर कहता है, सीसीटीवी को तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है, उसे डायरेक्ट मेरे पास भेजवा देना। राघव को अयांश की बातों के पीछे छिपी वजह समझ नहीं आती, फिर भी वो बिना कुछ पूछे ओके सर कहता हुआ फोन रख देता है। इधर एकांशी हॉल में टूटे कप को साफ करने के बाद थोड़ी देर टीवी देखती है और फिर उठकर घर के हर कमरे को देखने के बाद वो सोचती है, क्या अयांश यहाँ अकेले रहते हैं? फिर भी घर कितना साफ है, क्या ये सब सफाई अयांश ने किया होगा? इतने बड़े घर में अकेले रहने की वजह से एकांशी को डर का एहसास होने लगता है, जिससे वो अपने हॉल में वापस आकर टीवी देखने लगती है। टीवी को देखने से उसका डर कुछ कम हो जाता है, तभी टीवी अचानक से बंद हो जाता है, जिससे एकांशी का कम हो चुका डर फिर बढ़ जाता है और वो अपने पैरों को उठाकर सोफे पर सिमट कर बैठ जाती है। सोफे पर बैठे हुए ही उसकी नजर अपने हाथ पर पड़ती है। उसे याद आता है कि उसने अपनी सबसे प्यारी और चमकदार ब्रेसलेट खो दी है, जिससे वो झट से खड़ी होकर उस ब्रेसलेट को सोफे के आसपास ढूंढने लगती है। वहाँ न मिलने पर एकांशी परेशान हो जाती है और पूरे घर में जहाँ जहाँ वो गई होती है उस जगह वो जाकर ढूंढती है। ब्रेसलेट न मिलने पर एकांशी मायूसी से भर जाती है और उदास मन से वापस अयांश के कमरे में आकर बेड पर बैठ मन में सोचती है, वो मुझे पापा ने गिफ्ट की थी मेरे बर्थडे पर, लेकिन ना पापा मेरे साथ है और ना ही उनका दिया हुआ ब्रेसलेट। इधर अयांश अपने ऑफिस पहुंचकर नैनिका और एकांशी दोनों को भूलकर अपने काम में व्यस्त हो जाता है। रात के लगभग 10 बजे वो अपने असिस्टेंट राघव को कॉल करता है और उससे सीसीटीवी फुटेज के बारे में पूछता है। राघव उससे कहता है कि उसने फुटेज ले लिया है और वो उसके जुहू गार्डन के बंगले के सामने खड़ा है, जिसे सुन अयांश उसे ऑफिस आने को कहता है, लेकिन राघव मना करते हुए कहता है, आपके घर की लाइट जल रही है, क्या मिसेस आदित्य घर पर ही है? और अगर है तो मैं इस फुटेज को आपके स्टडी रूम में रख देता हूँ, वैसे भी आप इसे घर पर देखें तो बेहतर होगा। राघव की बात सुन अयांश को एकांशी का ख्याल आता है और वो ना चाहते हुए भी राघव से हम कहते हुए फोन को रख देता है। फोन रखने के बाद अयांश के दिल में एक दो बार ख्याल आता है कि वो घर जाकर उस सीसीटीवी के फुटेज को जल्द से जल्द देख ले, लेकिन फिर उसके दिमाग में आता है कि अगर सीसीटीवी फुटेज में मुझे उस लड़की द्वारा नशा दिया गया दिख गया तो ना जाने क्यों, लेकिन ये सोचते ही अयांश को बेचैनी सी महसूस होने लगती है और वो उठकर अपने ऑफिस के केबिन में टहलने लगता है। उधर राघव अयांश के मेंशन का डोर बेल बजाता है और दरवाजा एकांशी द्वारा खोल दिया जाता है। एकांशी को देखकर राघव मुस्कुराते हुए उसे ग्रीट करते हुए उसे कहता है, मिसेस आदित्य मुझे मिस्टर अयांश के स्टडी रूम में कुछ काम है। एकांशी राघव से बिना कुछ कहे एक बगल हट जाती है, जिससे राघव घर के अंदर आकर स्टडी रूम की ओर बढ़ जाता है। कुछ ही देर में वो उस पेन ड्राइव को रखकर हॉल में वापस आ जाता है और जाने से पहले एकांशी से कहता है,
क्या आपको खाना और कपड़े अच्छे लगे? कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं खरीद लिया था? एकांशी राघव की बात का जवाब देती है, नहीं, अपने सब अच्छा खरीदा था। क्या अयांश घर नहीं आएंगे? राघव कुछ देर सोचते रहने के बाद बोला, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है कि वो घर आएंगे या नहीं, क्योंकि वो अभी भी ऑफिस नहीं है। हालांकि वो इतनी देर तक ऑफिस में क्या कर रहे हैं ये क्या पाना मुश्किल है, क्योंकि सभी एम्प्लॉय अभी तक जा चुके होंगे। इतना कहकर राघव थोड़ा मुस्कुराता हुआ घर से निकल जाता है। राघव की बात सुन एकांशी के मन में ख्याल आता है कि क्या वो मुझसे दूर रहने के लिए अभी तक ऑफिस में है। तभी उसे याद आता है कि कैसे कल सुबह अयांश ने उसे कहा था कि मेरी बीवी बनने की कोशिश मत करो। सोचते हुए एकांशी की पलकें आंसुओं से भीग जाती है और वो दरवाजा बंद कर सीधे किचन में जाती है और फ्रिज से खाना निकालकर उसे गर्म कर खाने के टेबल पर बैठ खाने लगती है। खाते हुए ही वो सोचती है कि सुबह अयांश ने मेरे लिए खाना और कपड़े मंगवाए, लेकिन वो अभी तक घर नहीं आए हैं। क्यों एक पल में वो मुझे खुशी और दूसरे ही पल दुख में धकेल देते हैं। सोचते हुए एकांशी का दिल भर आता है और वो बिना खाना खाए ही उसे छोड़कर अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में पहुंचकर वो बालकनी में चली जाती है और वहीं खड़े होकर रात के अंधेरे को देखने लगती है। वहाँ वो खुद को इतना अकेला महसूस कर रही होती है जितना उसने अपनी जिंदगी में अभी तक कभी महसूस नहीं किया था। रात के अंधेरे में एक बड़े से घर में अकेला होना उसे डर का एहसास करा रहा होता है, जिससे वो बालकनी से कमरे में वापस लौटकर खुद को कंबल से ढककर बिस्तर पर लेट जाती है। लेटे हुए ही वो खुद को समझाती है कि कुछ नहीं होगा, दुनिया में बहुत से लोग यूं ही अकेले रहते हैं। डर और अयांश के घर न आने की चिंता से उसे नींद नहीं आ रही होती और वो कंबल में खुद को छुपाए जाती रहती है। एकांशी को ऐसे ही लेटे 2 घंटे से ऊपर हो जाता है, लेकिन उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं होता, जिससे वो उठकर हॉल में जाने का फैसला करती है और खुद को कंबल से निकालकर बाहर आती है। तभी उसे बाहर किसी गाड़ी की रुकने की आवाज आती है और वो चलते हुए खिड़की के करीब खड़ी होकर नीचे देखती है। कार से अयांश निकलकर अपने पॉकेट में हाथ डाले खड़ा अपने मेंशन को ही देख रहा होता है। एकांशी अयांश के आने से खुश हो जाती है और उसके अंदर का डर भी कम हो जाता है। फिर वो घड़ी की ओर देखती है, रात के 1 बज रहे थे। वक्त देखकर एकांशी बेड पर आकर लेट जाती है और खुद को ऊपर से नीचे तक कंबल से ढककर सोने का नाटक करने लगती है ताकि अयांश को लगे कि वो सो चुकी है। नीचे खड़ा अयांश अपने कमरे की जलती लाइट को देखकर समझ जाता है कि एकांशी अभी भी जाग रही है, जिससे वो कुछ देर वही ठहरकर सोचने लगता है कि क्या उसे आज उस सीसीटीवी फुटेज को देखना चाहिए। सोचते हुए ही वो अपने मेंशन के अंदर आ जाता है और अपने कमरे में जाने के बजाय अपने स्टडी रूम में चला जाता है। स्टडी रूम में पहुंचकर अयांश उस पेन ड्राइव को उठाकर अपने लैपटॉप में लगाकर कुर्सी पर बैठ जाता है और वीडियो चलने का इंतजार करने लगता है। क्या अयांश जान पाएगा सच्चाई उस पेन ड्राइव से? जानने के लिए सुने अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। लैपटॉप में पेन ड्राइव लगाकर अयांश अपने चेयर पर बैठ जाता है और वीडियो चलने का इंतजार करने लगता है। लेकिन वीडियो चलने से पहले ही लैपटॉप की स्क्रीन बंद हो जाती है, जिससे अयांश लैपटॉप के पावर बटन को प्रेस करता है, लेकिन लैपटॉप नहीं खुलता, जिससे वो समझ जाता है कि लैपटॉप का चार्ज खत्म हो गया है। कुछ देर लैपटॉप को घूरते रहने के बाद अयांश को याद आता है कि उसके लैपटॉप का चार्जर कमरे में है, जिससे वो उस ड्राइव को अपने लैपटॉप से निकाल देता है और अपने सबसे सेफ ड्रॉर में रखकर कमरे की ओर बढ़ जाता है। कमरे की लाइट अभी भी जल रही होती है, जिससे अयांश अपने कमरे के अंदर दाखिल होने से थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन कुछ देर कमरे के बाहर खड़े रहने के बाद वो कमरे में आ जाता है। कमरे के अंदर आने के बाद अयांश ना चाहते हुए भी अपने बेड पर एक नजर देखता है। वहाँ उसे सिर से पांव तक कंबल से ढकी एकांशी लेटी हुई दिखाई देती है। उसे देखकर अयांश को लगता है वो सो गई है, जिससे अयांश अपने वार्डरोब की ओर बढ़ जाता है और कुछ ही देर में शावर लेने के बाद नाइट सूट पहने अपने रूम में आकर चार्जर उठाकर कमरे से निकलने लगता है। निकलने से पहले वो फिर एक बार अपने बेड की ओर देखता है। एकांशी सच में सो चुकी होती है, उसका चेहरा आधा कंबल से ढका हुआ होता है, उसके बाल बेड से नीचे लटक कर फर्श को छू रहे होते हैं, जिसे देखकर अयांश के कदम अनायास ही अपने बेड की ओर बढ़ जाते हैं। वो एकांशी के बिल्कुल करीब खड़ा उसके आधे दिख रहे चेहरे को देखने लगता है और देखते हुए ही झुककर एकांशी के बालों को अपने हाथ से उठाकर बेड पर रख देता है। कुछ देर तक एकांशी को वैसे ही देखने के बाद वो अपने लैपटॉप के चार्जर को वही साइड टेबल पर रख देता है और खुद बेड के दूसरे पाले पर लेटकर सो चुकी एकांशी को ही देखने लगता है। एकांशी को देखते हुए कुछ ही देर में उसे नींद आ जाती है और वो भी सो जाता है। सुबह एकांशी के उठने से पहले अयांश की आंखें खुल जाती है। वो उठकर अपने तरफ के बेड को इस तरह से सीधा कर देता है जैसे वहाँ कोई सोया ही नहीं था और वो रेडी होकर अपने चार्जर को लेकर स्टडी रूम में चला जाता है। स्टडी रूम से वो अपना लैपटॉप और उस पेन ड्राइव को भी लेकर हॉल में आ जाता है। वो घर से निकलने ही वाला होता है कि उसकी नजर डाइनिंग टेबल पर रखे खाने पर पड़ती है, जिसे देखकर वो किचन में चला जाता है और फ्रिज खोलकर देखता है, उसमें भी अभी बहुत सारा खाना रखा होता है। सब कुछ देखने के बाद अयांश मन में सोचता है, इस लड़की ने खाया क्यों नहीं है ये सब, ये तो ज्यादा था भी नहीं, क्या उसे मेरी मंगाई हुई चीजें अच्छी नहीं लगती? इतना सोचकर अयांश गुस्से से भर जाता है और गुस्से में ही अपने हाथ में लिए हुए लैपटॉप और चार्जर को वही स्लैब पर रख देता है और फ्रिज से सारा सामान निकालकर डस्टबिन में डाल देता है। डस्टबिन में डालने के बाद वो राघव को कॉल करके सख्त लहजे में कहता है, आज खाना लाने की जरूरत नहीं है। अयांश के गुस्से भरी आवाज सुनकर राघव ओके सर कहते हुए फोन रख देता है। फोन रखने के कुछ सेकंड बाद अयांश अपने लैपटॉप और चार्जर को लेकर वहाँ से चला जाता है। रात को काफी देर से सोने के बाद एकांशी दिन में लगभग 11 बजे तक सोती रहती है। 11 बजे जब वो अपनी आंखें खोलती है तो अपने बेड के दूसरे पाले की ओर देखती है। वो जरा भी बिगड़ा हुआ नहीं होता, जिससे वो समझती है कि अयांश कल रात को कमरे में नहीं आया है। इससे उसके चेहरे पर उदासी छा जाती है और वो उदास मन से उठकर अपने बेड पर बैठ जाती है। बैठने के बाद वो अपने बालों को समेट कर जूड़ा बना लेती है और उतरकर बाथरूम में चली जाती है। कुछ ही मिनटों में वो शावर लेकर बाहर आ जाती है। शावर लेने के बाद वो अपने कमरे की खिड़की से नीचे देखती है। वहाँ अयांश की कार ना देखकर वो समझ जाती है कि अयांश घर पर नहीं है, जिससे वो मन में सोचती है, अयांश कब गए होंगे यहाँ से? क्या वो कमरे में भी नहीं आए थे? फिर सारी रात वो कहाँ थे? एकांशी ये सब सोच ही रही होती है कि उसे तेज भूख का एहसास होता है और वो कुछ खाने के बारे में सोचकर नीचे किचन में आ जाती है। लेकिन वो जैसे ही फ्रिज को खोलती है उसे वहाँ एक भी खाना नहीं दिखता। खाने को ना देखकर वो सोच में पड़ जाती है, सब कुछ क्या हो गया? मैंने तो कल सुबह बस नाश्ता ही किया था और इसमें तो काफी खाना भी था। सोचते हुए एकांशी फ्रिज को बंद कर देती है और अपने ख्यालों में उलझे हुए ही गिलास में पानी भरने लगती है। वो पानी पीने ही वाली होती है कि उसकी नजर डस्टबिन पर पड़ती है, जिसमें ज्यादा डब्बे होने की वजह से उसका ढक्कन कुछ खुला सा रह गया था। डस्टबिन को देखते हुए एकांशी गिलास को अपने मुंह से हटा लेती है और चलकर डस्टबिन के पास जाकर देखने लगती है। उसमें सारे खाने के डब्बे फेंके होते हैं, जिसे देखकर एकांशी को कुछ समझ नहीं आता कि वो डब्बे इस तरह डस्टबिन में किसने फेंका। तभी उसे ख्याल आता है कि अयांश कल रात को घर आए थे, तो क्या उन्होंने खाने को इस तरह डस्टबिन में डाला है? लेकिन वो ऐसा किस वजह से करेंगे? क्या ये खराब हो गया था? इतना सोचकर एकांशी उसमें से एक बॉक्स को निकालकर चेक करती है। उसे खाने की खुशबू में कोई खराबी नहीं लगती, जिससे वो और उलझ जाती है और कुछ देर तक डब्बे को देखने के बाद उसे वापस डस्टबिन में डालकर पानी पीते हुए अपने डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है।
उधर अयांश ऑफिस पहुंचकर राघव से उसके लिए कुछ नाश्ता मंगाने को कहता है, जिस पर राघव उससे पूछता है, क्या आप कल रात को घर नहीं गए थे? वो जब मैं पेन ड्राइव रखने गया था तब मिसेस आदित्य आपके बारे में पूछ रही थी। मुझे उनकी बातों से लगा कि वो आपके देर रात तक बाहर रहने को लेकर परेशान हो रही थी। राघव अभी बोल ही रहा होता है कि अयांश अपनी नजरें उठाकर राघव को घूरते हुए कहता है, क्या मैं सुबह सुबह उस लड़की की परेशानी पर डिस्कशन करने आया हूँ ऑफिस? तुम अपने काम पर ध्यान दो, उस लड़की की परेशानियों पर तुम्हें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सॉरी सर, आगे से ध्यान रखूंगा। मैं आपसे कुछ और भी पूछना चाहता था, वो मिस नैनिका के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट का क्या करना है? क्या आप उन्हें कंपनी का 51% शेयर दे देंगे, क्योंकि शादी तो अब आप उनसे नहीं कर सकते? राघव थोड़ा डरते हुए पूछता है। अयांश थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं नैनिका को शेयर्स दूंगा? मैं अयांश आदित्य हूँ और मैं एक मामूली सी राइवल से नहीं हारने वाला। राघव हैरानी से बोला, तो क्या आपने इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए कोई उपाय सोच लिया है? अयांश अपने चेयर से उठते हुए बोला, अपनी एक्साइटमेंट को कम करो, मेरे लिए कुछ नाश्ता लेकर आओ। ओके सर, कहते हुए राघव अयांश के केबिन से निकलकर बाहर चला जाता है और अयांश अपने लैपटॉप को चार्जर से निकालकर केबिन में लगे हुए सोफे पर बैठकर ड्राइव को लैपटॉप में लगाने ही वाला होता है कि तभी उसके केबिन का दरवाजा खुलता है और अयांश अपने लैपटॉप को बंद कर खड़ा होते हुए उस ओर ही मुड़ जाता है। केबिन में आते हुए अयांश की बड़ी माँ सुनीता आदित्य अयांश को देखकर एक तिरछी मुस्कान के साथ कहती है, अरे वाह, तुम अभी भी यही हो। अयांश अपने जेब में हाथ डालकर खड़े होते हुए बोला, आपको क्या लगा था? सुनीता अयांश की कुर्सी की ओर बढ़कर उसे छूते हुए बोली, इस कुर्सी के बल पर तुम इतना अकड़ते हो ना, लेकिन क्या होगा अगर यही ना रहे? अयांश मुस्कुराते हुए बोला, और आपको लगता है आप मुझसे ये छीन सकती है? सुनीता अयांश की कुर्सी पर बैठकर हंसते हुए बोली, मैं तो यहाँ तुम्हारे फायदे के लिए आई हूँ। अब तक तो तुम्हें ये न्यूज़ मिल ही गई होगी कि तुम्हें बोर्ड मेंबर के पद से हटाने का फैसला हुआ है। जानते हो ना उस रात से तुम्हारे रेपुटेशन पर कितना असर हुआ है। कंपनी को किसी और के हाथ में देने से अच्छा है मेरे नक्श को ये मेंबरशिप दे दो। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें वो चेयरमैन बना देगा। मेरे बेटे नक्श के अंदर में तुम्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, लेकिन इस कंपनी को लेकर तुम अपने सारे अधिकार खो दोगे। अयांश अपनी भवों को उठाकर बोला, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे ये मेंबरशिप किसे देनी है और किसे नहीं, ये मैं अच्छे से जानता हूँ और मुझे नहीं लगता कि नक्श इसके लिए तैयार है। अयांश की बात सुनकर सुनीता के चेहरे का रंग उड़ जाता है और उसके चेहरे पर से मुस्कान बिल्कुल गायब हो जाती है। फिर भी वो जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहती है, अपने होश में नहीं हो शायद। ये कंपनी, ये कुर्सी, सब कुछ मेरे